नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की आज 56वीं क्लास है, जिसमें हम अध्याय 12 कर रहे हैं। आज की क्लास की शुरुआत धारा 234 से करेंगे। धारा 234 में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया है, नगरपालिका स्वयं या प्राधिकृत अन्य अभिकरण के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को उस सीमा तक कर सकेगी जहां तक नियम नगरपालिका पर लागू होते हैं। अगर बेसिक तौर पर देखें तो इस धारा में यही बताया गया है कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संबंध में उसका प्रबंध और हस्तन अर्थात हैंडलिंग नगरपालिका करेगी। अगली धारा की बात करें, अगली धारा 235 में परिसंकटमय अपशिष्ट के बारे में बताया गया है। यह धारा भी सेम इसी प्रकार की है, लैंग्वेज में भी कोई अंतर नहीं है, केवल जीव चिकित्सा अपशिष्ट के स्थान पर परिसंकटमय अपशिष्ट शब्द को बदल दिया गया है। तो इसका अर्थ भी यही हो जाएगा धारा 235 का भी, कि परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन और हस्तन नगरपालिका के द्वारा किया जाएगा और नगरपालिका इसके प्रबंध और हस्तन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग करते हुए परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए भी प्रबंध और हस्तन का कार्य करेगी। तो दोनों धाराएं एक ही समान हैं। अगली धारा है धारा 236, जिसमें कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है, इसके बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, नगरपालिका यातायात की बहुलता और लोक सुविधा ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्ग में आने वाले भवनों के स्वामियों और अधिभोगियों को नियमानुसार खुले बरामदे, बालकनी या कमरे ऊपरी मंजिल पर बनवाने की लिखित अनुज्ञा दे सकेगी। दूसरा पॉइंट है, पहले से ही ऐसे किसी बहिर्गत भाग का अनुज्ञा के बिना या आदेश के उल्लंघन में निर्माण करने वाले स्वामी या अधिभोगी पर मिनिमम 5,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि निर्माण हटाने में असफल रहता है तो प्रत्येक दिवस के लिए 50 रुपये और अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब दोनों पॉइंट को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहले पॉइंट के अंदर यह दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का मकान या घर या भवन सार्वजनिक मार्ग के पास स्थित है या सार्वजनिक मार्ग के किनारे पर स्थित है, तो वह व्यक्ति अपने भवन की ऊपरी मंजिल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, वह खुला बरामदा भी हो सकता है, बालकनी भी हो सकती है या कमरे इत्यादि को बनवाने से पहले नगरपालिका से परमिशन लेगा, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपरी भाग में जो निर्माण किया जा रहा है वह किसी प्रकार से यातायात को परेशानी पहुंचाए या किसी प्रकार की लोक असुविधा का कारण बने। इस कारण से उस भवन के स्वामी को या अधिभोगी को नगरपालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि पहले से ही ऐसे किसी भाग का निर्माण यदि उस स्वामी ने कर लिया हो और नगरपालिका से परमिशन नहीं ली हो, या फिर हो सकता है कि नगरपालिका से परमिशन नहीं ली हो और उस आदेश का उल्लंघन करते हुए उसने निर्माण कार्य कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति पर नगरपालिका मिनिमम 5,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। और यदि व्यक्ति ने जुर्माना लगने के बाद भी ऐसे निर्माण कार्य को नहीं हटाया तो फिर नगरपालिका उस व्यक्ति पर प्रत्येक दिवस के लिए मिनिमम 50 रुपये और अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना ले सकती है, और यह जुर्माना जब तक वसूल किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति उस निर्माण कार्य को हटा नहीं देता। धारा 236 में एक पॉइंट और बाकी है जिसे हम अभी आगे चर्चा करेंगे। धारा 236 में तीसरा पॉइंट है, नगरपालिका लिखित सूचना द्वारा भवन के स्वामी या अधिभोगी से किसी बहिर्गत भाग, अतिक्रमण या अवरोध जो चाहे ऐसे भवन के नगरपालिका के भाग बनने से पहले या पश्चात बना हो और जो सार्वजनिक मार्ग में अतिक्रमण करता हो या आवागमन में अवरोध पैदा करता हो। और दूसरा पॉइंट, ऐसे मार्ग में किसी अनावृत जल सेतु या नाली में अवरोध उत्पन्न करता हो को हटाने या परिवर्तन करने की अपेक्षा कर सकेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। इस पॉइंट में यह दिया गया है कि यदि किसी भवन का कोई बहिर्गत भाग है जो अतिक्रमण या अवरोध का कारण बना हुआ है और चाहे ऐसे भाग का निर्माण
उस भाग के नगर पालिका में शामिल होने से पहले भी किया गया हो या उसके बाद किया गया हो, तो ऐसे भाग को हटाने की नगर पालिका अपेक्षा कर सकती है। तो यह इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि जो भी आपका बहिर्गत भाग है जो सार्वजनिक मार्ग में अतिक्रमण पैदा करता है या किसी जल सेतु या नाली में अवरोध पैदा करता है, तो नगर पालिका उस भाग को हटाने के लिए उस व्यक्ति से, उस भवन के स्वामी से या अधिभोगी से हटाने की अपेक्षा कर सकती है। आगे दिया गया है, परंतु यदि बहिर्गत भाग नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा से बना हो तो नगर पालिका निर्माण हटाने या परिवर्तन से हुए नुकसान के लिए प्रतिकर देगी। रकम के संबंध में विवाद होने पर अविनिश्चित धारा 295 के अधीन रीति से किया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि किसी बहिर्गत भाग का निर्माण नगर पालिका की परमिशन से हुआ है और भविष्य में यदि नगर पालिका उस बहिर्गत भाग को हटाना चाहती है क्योंकि अब वह भाग यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा है या सार्वजनिक मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उस भाग को हटाने के लिए या उस भाग में परिवर्तन करने के लिए जो भी उस भवन के स्वामी का नुकसान होगा, उस नुकसान को नगर पालिका वहन करेगी या नगर पालिका प्रतिकर संदाय करेगी। क्योंकि नगर पालिका से परमिशन लेकर ही उस भाग का निर्माण किया गया था, लेकिन अब नगर पालिका ही उस भाग को हटवा रही है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका को नुकसान की भरपाई करनी होगी। यदि रकम से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा धारा 295 के तहत किया जाएगा और रकम की राशि को अविनिश्चित धारा 295 के तहत जो दी गई रीति है उससे किया जाएगा। तो यहाँ हमारी धारा 236 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ धारा 236 आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 237, आसान धारा है, वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप। इस धारा में दिया गया है, किसी मार्ग में आने वाले भवन की छत या अन्य भाग से जल ग्रहण और वहन करने और निकालने के लिए ऐसी व्यवस्था करने जिससे जल मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों पर ना पड़े तथा मार्ग को नुकसान ना पहुंचाए के संबंध में नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा स्वामी से उचित द्रोणी और पाइप की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकती है। तो इस धारा का अर्थ यही हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति का भवन मार्ग के किनारे पर है और उस भवन से वर्षा का जल या अन्य जल किसी भी प्रकार से मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों पर पड़ता है या मार्ग को नुकसान पहुंचाता है, तो नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा उस भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उचित प्रकार से द्रोणी या पाइप की व्यवस्था करे जिससे उस जल का उचित प्रकार से निकास हो पाए और उससे ना तो मार्ग को नुकसान हो, ना मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा हो। तो यह धारा 237 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 238, जिसके अंदर वर्षा जल संग्रहण के उपबंध के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम संशोधन 2010 के पश्चात नगरपालिका क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर निर्मित भवन में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, परंतु राज्य सरकार किसी क्षेत्र के भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा छूट दे सकती है। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। इस धारा में 2010 में संशोधन हो चुका है और 2010 के संशोधन के बाद यह बताया गया है कि इस संशोधन के पश्चात नगरपालिका क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर से अधिक का कोई भी भूखंड है और उस पर भवन का निर्माण किया जाता है, तो उस भवन में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का होना अनिवार्य है, अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होना अनिवार्य है। और यह वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसी राज्य सरकार विहित करे। आगे दिया गया है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र के भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए यदि उस क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता नहीं है तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा ऐसे भवनों को वर्षा जल संग्रहण प्रणाली बनाने से छूट दे सकती है। तो यह पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है। दूसरा पॉइंट है, नगरपालिका धारा 194 के तहत अनुज्ञा जब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक व्यक्ति वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का नक्शा प्रस्तुत ना करे। हमने धारा 194 में ये पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति है वह किसी नए भवन का निर्माण करता है या भवन में
किसी प्रकार का अन्य निर्माण कराता है या भवन में दूसरी मंजिल बना रहा है, कुआं, बोरिंग इत्यादि का विस्तार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे नगर पालिका से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। आगे हमने ये भी पढ़ा था कि जब नगर पालिका किसी भवन को पूर्णता का प्रमाण पत्र दे देती है तब हम उस भवन का अधिभोग कर सकते हैं। ऐसा हमने एक उस धारा के अंतर्गत पढ़ा था जहां हमने अपार्टमेंट से संबंधित धारा के पढ़ा था, जिसमें अपार्टमेंट एसोसिएशन को सभी कार्यभार सौंप दिए जाएंगे, उसके बाद ही पूर्णता का प्रमाण पत्र मिलेगा। एक अन्य धारा में हमने ये भी पढ़ा था कि जब तक किसी कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग में सुरक्षा का प्रमाण पत्र ना मिल जाए तब तक उस बिल्डिंग का अधिभोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का होना आवश्यक है तो जब तक उस भवन का स्वामी वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का नक्शा इत्यादि नगर पालिका को प्रस्तुत नहीं कर देता है या जब तक वह ऐसे सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है जो यह सिद्ध करें कि वर्षा जल संग्रहण प्रणाली बना ली गई है, तब तक नगर पालिका उस भवन के लिए मंजूरी या अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट है, जब तक व्यक्ति वर्षा जल संग्रहण प्रणाली सहित पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक अधिभोग नहीं कर सकता है। तो इसका अर्थ भी यही हो जाएगा कि यदि किसी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का बनाया जाना अनिवार्य है और व्यक्ति जब तक इस प्रकार के दस्तावेज नगर पालिका को प्रस्तुत नहीं करता है तब तक नगर पालिका उस भवन के संबंध में पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस भवन का अधिभोग नहीं कर पाएगा। तो यह पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है। आगे कुछ पॉइंट इस धारा में और शेष हैं जिन्हें हम अभी आगे चर्चा करेंगे। आगे इस धारा में चौथा पॉइंट है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समाधान होने पर कि वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित कर ली है और चालू हालत में है तभी पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अगला पॉइंट है, जब तक व्यक्ति पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करे तब तक लोक जल प्रदाय से कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। और छठवां पॉइंट है, उपबंध के उल्लंघन पर 7 दिन का कारावास या मिनिमम 25,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम चौथे पॉइंट का अर्थ देखें तो इसका अर्थ यही है कि जिस अधिकारी को नगर पालिका के द्वारा प्राधिकृत किया गया है वह जांच करेगा कि उस भवन के स्वामी ने वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का निर्माण कर लिया है या नहीं और वह चालू हालत में है या नहीं। उसकी जांच करने के बाद ही वह पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करेगा। अगले पॉइंट में दिया गया है कि जब तक व्यक्ति पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है तब तक उसे लोक जल प्रदाय से कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अर्थात जो भी पानी की सप्लाई जिस स्थान से हो रही है उसे पानी का कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा जब तक वह पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करे। और अगले पॉइंट में दिया गया है, यदि व्यक्ति इस उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे 7 दिन का कारावास या मिनिमम 25,000 रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इस धारा में लास्ट पॉइंट है, स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें कि वर्षा जल संग्रहण प्रणाली होती क्या है। तो यहाँ दिया गया कि छत के ऊपर की संरचना प्लस भूमिगत टंकी, इन दोनों को मिलाकर के वर्षा जल संग्रहण प्रणाली निर्मित की जाएगी। और इस प्रकार जो वर्षा का जल इकट्ठा होगा उसका या तो घरेलू उपयोग किया जा सकता है या फिर भूमि अंतःस्रवण अर्थात ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि उस पानी को पुनः भूमि को दे दिया जाए जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज अपना हो जाए। तो यह धारा 238 में दिया गया है। आगे इस धारा 238 का पार्ट और है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अगली धारा है धारा 238 का पार्किंग स्थान का उपबंध। इस धारा को अधिनियम संशोधन 2010 के द्वारा जोड़ा गया है। यह धारा 238 जो धारा हमने इससे पहले पढ़ी थी उसके बिल्कुल समान है। इस धारा में पहला पॉइंट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम संशोधन 2010 के बाद नगरपालिका क्षेत्र में सन्निर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार विहित करे, परंतु राज्य सरकार भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए इस उपबंध में छूट प्रदान कर सकती है। तो इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि अधिनियम संशोधन के बाद नगरपालिका क्षेत्र में जो भी भवन का निर्माण होगा उसमें पार्किंग स्थान का होना अनिवार्य है और पार्किंग स्थान उस रीति से बनाया जाएगा जो राज्य सरकार विहित करे।
आगे इसमें दिया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो भवन की स्थिति, क्षेत्रफल और उपयोग को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को या भवन के स्वामी को इस उपबंध में छूट भी प्रदान कर सकती है। इस धारा में बाकी के सभी पॉइंट जो पिछली धारा हम पढ़ के आए हैं, धारा 238, जिसमें हमने वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के बारे में अध्ययन किया था, उसी के समान है। इसलिए हमने उन पॉइंटों को दोबारा नहीं लिखा है। अगर हम उन पॉइंटों की बात करें तो इस धारा में उन पॉइंटों में यह बताया गया है कि नगर पालिका धारा 194 के तहत जब तक भवन के लिए अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगी, जब तक व्यक्ति जो नक्शे प्रस्तुत करेगा उसमें पार्किंग से संबंधित नक्शों को प्रस्तुत ना कर दे। और आगे पॉइंट में दिया गया है कि नगर पालिका पूर्णता का प्रमाण पत्र जब ही जारी करेगी जब व्यक्ति यह समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत कर दे कि वह पार्किंग स्थान बनवा रहा है। आगे हम बात करें कि जब तक पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाएगा तब तक व्यक्ति भवन का उपयोग या अधिभोग नहीं कर सकता है। आगे अगले पॉइंट की बात करें तो उसमें यह बताया गया है कि जब तक व्यक्ति पार्किंग स्थान स्थापित नहीं कर लेता है तब तक उसे लोक जल प्रदाय से कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा। और आगे हम बात करें अंतिम पॉइंट की तो वह भी पिछली धारा के समान ही है कि यदि व्यक्ति उल्लंघन करता है और दोष सिद्धि होने पर उस व्यक्ति पर मिनिमम 25,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपए या 7 दिन का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो पिछली धारा के समान ही सारे पॉइंट इसमें भी हैं, इसलिए हम उन्हें यहाँ नहीं लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ धारा 238 का भी आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।